550 वाट के 10 सोलर पैनल लगाकर फिर भी 1644 वाट की पावर मिल रही है। इससे ज्यादा पावर मिलती नहीं है। दोपहर के 12 बजे का टाइम है और 2900 वाट से ऊपर हमने लोड डाला है, लेकिन इतना ज्यादा लोड डालने के बावजूद भी इतनी कम पावर है। और इन्वर्टर जो है 07 का यानी कि ओवरलोड ट्रिपिंग का फॉल्ट देकर बंद हो जाता है। तो 10 सोलर पैनल लगाने के बावजूद भी पावर क्यों नहीं मिली? फिर लोग कहते हैं जी सोलर इज द टोटल वेस्ट ऑफ मनी, यानी कि लाखों रुपए लगाकर भी जो पावर इनको तकरीबन कोई 3500 से 4000 वाट से अबव मिलनी चाहिए थी। यानी कि ये जो इन्वर्टर है इसके साथ इनको 3500 या 3600 वाट तक पावर लाजमी मिलनी चाहिए थी, तो वो नहीं मिल रही। तो ऐसा काम करवाने का कोई भी फायदा नहीं है। लाखों रुपया लोग लगा देते हैं लेकिन किसी अनाड़ी से सिस्टम इंस्टॉल करवा लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ सस्ते के चक्कर में सिर्फ 5000 रुपये देकर फिटिंग करवा लेते हैं। तो फिर इस तरह के फॉल्ट्स तो देखने को मिलते रहते हैं। तो अब ये जब भी फॉल्ट आता है तो इनको बंद करके सारा कुछ दोबारा से ऑन करवाना पड़ता है। तो फिर ये लोड भी कम करते हैं, तो फिर 07 का फॉल्ट स्क्रीन से खत्म हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने सन लाइफ कंपनी का 1,30,000 का 4 किलोवाट का एमपीपीटी ट्रू एमपीपीटी हाइब्रिड इन्वर्टर यूज किया है, जो कि एक काफी लो क्लास की कंपनी है। और वैसे तो इसके स्पेसिफिकेशन सारे अच्छे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स हैं इसमें। लेकिन ये इन्वर्टर जब तक चलता रहे बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब ये ख़राब होने पे आता है तो फिर बहुत बिगड़ जाता है। ऐसा ही इनके साथ हो रहा है। अभी तो ये नया लगवाया है इन्होंने, न्यूली इंस्टॉल करवाया, ओनली इनको 5 मंथ्स हुए हैं, लेकिन इनकी वायरिंग भी देख लें। बहुत ही पतली और लो क्लास की इन्होंने वायरिंग यूज़ की हुई है। कुछ वायर्स इनकी अच्छी हैं, यानी कि सिर्फ जो इन्होंने सोलर की तरफ लगाई हुई है, सोलर पैनल से जो नीचे आ रही है, वो सिर्फ 15-16 फुट लंबी है और 12 mm की केबल यूज की हुई है। इन्होंने 5-5 की 2 स्ट्रिंग्स लगाई हुई हैं। ये लोड भी बहुत ज्यादा डालते हैं। एक तो इनकी बैटरियों की ग्रेविटी बहुत ज्यादा लो रहती है, इसकी मेन रीजन जो है वो इनका लोड है। और सोलर पैनल जितने इन्होंने लगाए थे उस हिसाब से तो लोड इनका कम ही होता है, लेकिन फिर भी इनको सोलर पावर पूरी मिल ही नहीं रही। इस इन्वर्टर में एक और प्रॉब्लम भी मैं देख रहा हूँ, जैसे कि अभी आपने चंद सेकंड पहले देखा है कि ये वोल्टेज ड्रॉप कर देता है पीवी के, यानी कि पीवी के वोल्टेज ड्रॉप होकर एक बार ये चले जाते हैं 120 150 रेंज में आते हैं, फिर ये ऊपर जाते हैं 170, फिर 180 होते हैं, फिर 200 प्लस हो जाते हैं। तो ये ऐसे अक्सर करता रहता है। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी एक रीज़न तो ये भी हो सकती है कि इस इन्वर्टर में ये फ़ॉल्ट हो, लेकिन ऐसा कोई फ़ॉल्ट नहीं है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, कोई एरर भी नहीं आ रहा। अगर किसी इन्वर्टर में कोई इस टाइप का फ़ॉल्ट आता है और स्क्रीन पर कोई एरर कोड या वार्निंग इंडिकेटर शो नहीं होता, तो इसका एक सिंपल सा मतलब तो यही समझा जा सकता है कि इस इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी का जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। तो एक तो रीज़न ये भी समझ में आती है। और दूसरी रीज़न ये होती है कि आपने जब 5-5 सोलर पैनल्स की या 4-4 सोलर पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बनाई होती हैं या 1 बनाई होती है, तो उस केस में भी ये होता है कि जब किसी भी इन्वर्टर पे लोड डालते हैं उसके 40-50 वोल्टेज तो ऐसे ही ड्रॉप हो जाते हैं, फिर ऊपर तक जाते हैं और चलता रहता है। जैसे चूँकि लोड ज़्यादा डाला हो तब भी ऐसे होता है। और साथ ही पीवी दोबारा से ऑन हो जाती है, यानी कि पीवी के वोल्टेज बढ़ने शुरू हो जाते हैं बिल्कुल ज़ीरो होने के बाद। जब पहले ही आपने 200 वोल्ट की स्ट्रिंग बनाई हुई है और आपका इन्वर्टर जो है स्टार्टअप रेंज है उसकी 150 या 160 वोल्ट की, तो वो बड़ी जल्दी उसके वोल्टेज ड्रामेटिकली नीचे गिर जाते हैं। कैसे टर्मिनल को लूज छोड़ दिया गया है, लूजिंग की वजह से करंट तो कम नहीं होता और ना ही चार्जिंग पे कोई इम्पैक्ट आता है। लेकिन जब आप लोग हैवी लोड चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ से एम्पेयर्स इन्वर्टर की तरफ जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों के मैंने देखे हैं बैटरी टर्मिनल पिघल जाते हैं या फिर स्पार्किंग हो जाती है। स्पार्किंग की वजह से आग भी लग जाती है। नेक्स्ट में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ग्रेविटी को टेस्ट करने के डिफरेंट टाइप्स के तरीके आपको बताऊंगा, यानी कि जिनके पास मीटर नहीं है वो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी बैटरी की ग्रेविटी क्या है, उनकी बैटरी की कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने ये ब्रेकर भी लगाया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ब्रेकर है। सोलर के साथ ये वाला ब्रेकर अगर लगा दें तो ये सारी ज़िंदगी कहीं नहीं जाता, ये जलता ही नहीं है, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। और लेंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर करती है, क्योंकि इसके अंदर जब बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्पार्क अंदर पैदा होता है, तो जो लंबे ब्रेकर होते हैं वो स्पार्क को बर्दाश्त करने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं, वो कभी ज़िंदगी में जलेंगे नहीं। जितने भी हाई वोल्टेज की आप स्ट्रिंग बना दें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जे सोलर के ये फेक पैनल आपको दिखाई देता हूँ। ये देखें जी, जे सोलर के नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी के पहले सोलर पैनल आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये फेक पैनल है, लेकिन फेक में भी ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। मैं ये इसकी मैंने स्पेसिफिकेशन भी आपको दिखा दी है
और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 10 सोलर पैनल्स हैं, 5-5 सोलर पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स लगाई हुई हैं और 12 एमएम की केबल डाली हुई है। तकरीबन 16-17 फुट का डिस्टेंस है और मट्टी भी इसके ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम डस्टी पैनल्स हैं, फिर भी इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत लो मिल रही है इनको। ये देखें यहाँ पर इन्होंने 2 इंच का कम से कम गैप देना था, क्योंकि इनके पास स्पेस का प्रॉब्लम है। स्पेस कम हो चाहे जो कुछ भी हो, 2 इंच का हर 2 फ्रेमों के दरमियान आपको गैप लाजमी देना चाहिए, ताकि जब आंधी आए तो फिर आपके सोलर पैनल उलट ना जाएं। चाहे आप नीचे जितना मर्जी सीमेंट बजरी का वो कंक्रीट का ब्लॉक बना दें, लेकिन मैंने कई जगहों पे देखा है ब्लॉक भी साथ ही उड़ जाते हैं, या कुछ लोगों के आंधियों की वजह से जो फ्रेम है वहीं पे कसे रहते हैं, लेकिन उनमें से ग्लासेस निकल के उड़ जाते हैं। प्रेशर डेवलप होता है तो ग्लास निकल कर उड़ जाता है। प्रेशर को रोकने के लिए आपको चाहिए कि इनके बीच में 4 इंच का नहीं तो कम से कम 2 इंच का लाजमी गैप दिया करें हर फ्रेम्स के दरमियान में। तो एक तो रीज़न ये है कि 5-5 की 2 स्ट्रिंग्स बनाई हैं, और दूसरी रीज़न ये है कि फेक सोलर पैनल्स हैं, थोड़े से सस्ते देखकर लोग ले लेते हैं, लेकिन सस्ते के चक्कर में मार खा जाते हैं। और ये जो हैं 21 प्लेट की बैटरियाँ हैं एजीएस की, नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है। तो 5 मंथ इन्होंने बहुत जुल्म बर्दाश्त किया है, बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग होती रही है इनकी, बहुत ज़्यादा तेज़ एम्पेयर से। तो मैं अभी आपको इसकी कंडीशन चेक करवाता हूँ। तो ये जो हैं कुछ सेल्स जो हैं उन पे कम इम्पैक्ट आया है, लेकिन कुछ सेल्स जो हैं अंदर से काफ़ी डैमेज हुए हैं और उनमें कार्बन बननी स्टार्ट हो गई है ब्लैक कलर। बैटरीज के ख़राब होने की कई वजूहात होती हैं, और मैं पीछे कई वीडियोस बना चुका हूँ, एक नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा तो वो भी आप देखिएगा। तो इसमें इन्होंने ये देखें जी, यहाँ पर मेंशन होता है सही, यानी कि सेंटर में रेड है और साइडों पे जो गोल दायरा है वो ब्लू कलर का होना चाहिए। तो आपकी ग्रेविटी जो है वो पूरी है, बैटरी भी ठीक है। लेकिन अगर साइडों पे व्हाइट कलर का सर्कल हो तो फिर समझें कि ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही। बैटरी वोल्टेज आप देख रहे हैं 28.2, यानी बैटरी फुली चार्ज्ड है। लाखों रुपया लगाया हुआ है, लेकिन हाफ से भी कम इनको सोलर पावर मिल रही है। अब इनकी सेटिंग ठीक करते हैं। यहाँ पे एसयूवी मोड रखा हुआ है, तो जो अनाड़ी है जिससे इंस्टॉलेशन करवाई थी इन्होंने, उसने सेटिंग नहीं की, उसको पता ही नहीं था सेटिंग कैसे करते हैं। तो एसयूवी मोड की वजह से दिन के टाइम भी वापडा को ये शेयरिंग से यूज़ करता रहता था, जिसकी वजह से और कुछ नहीं तो इनके 2-3 यूनिट खर्च हो जाते थे एक दिन में वापडा से। और यहाँ पर देखें आप, इसने 60 एम्पेयर का चार्जिंग करंट रखा हुआ है, जिसकी वजह से बैटरियाँ काली हो रही हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ इस इन्वर्टर में है, यानी कि इसमें सोलर जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है वो ट्रू चार्ज कंट्रोलर है, और मैक्सिमम पावर का यानी 140 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर दिया गया है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इस कंपनी के, इस इन्वर्टर के, इस मॉडल की। और इतनी रेंज वाले बहुत कम कंपनीज में आ रहे हैं, और आजकल ये लेटेस्ट चीज़ है। यानी कि पहले 120 एम्पेयर के जितने भी इन्वर्टर थे उनमें 120 से ऊपर इसकी पावर नहीं आती थी। तो यहाँ पर मैं 20 एम्पेयर कर सकता हूँ, 30 भी कर सकता हूँ, लेकिन लोड ज़्यादा है तो 30 भी रख सकते हैं। लेकिन जो बैटरियों की हालत है, और जो बैटरी साइज भी इनका छोटा है, इस लिहाज से इनको 30 एम्पेयर बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। मैं इनको 20 पे सेव कर देता हूँ। 3 पे है जी वापडा इनपुट वोल्टेज रेंज, ये एपीएल पे है यानी अप्लायंस मोड, इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। 5 पे है बैटरी टाइप, यहाँ पे एजीएन रखी हुई है, तो एजीएन भी आप रख सकते हैं अगर आपकी नॉर्मल लेड एसिड बैटरी है। तो इसमें 6 और 7 नंबर की सेटिंग है, उसको छोड़ें आप। अभी जो है हम इसकी 11 नंबर की सेटिंग देते हैं। ये देखें जी, वापडा के एम्पेयर इन्होंने 30 एम्पेयर रखे हुए हैं। 21 प्लेट की जब भी बैटरी लगाते हैं आपको कभी भी 30 एम्पेयर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि आप इसकी 20 एम्पेयर भी ना रखें, बैटरी बड़ी जल्दी डेड होती है। यहाँ पर मैं 10 एम्पेयर या 2 एम्पेयर का ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। 10 एम्पेयर एक बिल्कुल बेहतरीन और सेफ रेंज है, तो मैंने 10 एम्पेयर पे इसको सेट कर दिया है। 12 नंबर पे है इनकी 23, 13 पे है फुल की करनी है यहाँ पर, और 12 की 23 पे डिफ़ॉल्ट होती है, इसको इधर ही रहने दें, एक बेस्ट रेंज है। यहाँ पर आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि इन्होंने दोबारा से जब अपने कारीगर को बुलाया था, उसने आकर जब इन्होंने कंप्लेन की कि वापडा का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, हम बड़े परेशान हैं, हमारे डेली के दिन के टाइम भी 3-4 यूनिट चलते हैं, रात को वापडा का बिल आ रहा है वो अलग से आ रहा है। तो फिर उसने क्या किया, वापडा का जो इनपुट था वो काट दिया, यानी ये इन्वर्टर अब विदाउट वापडा के चल रहा है। तो इस तरह से इन्होंने ये इसके साथ काम करवाया, यानी कि सेटिंग ठीक नहीं करवाई ताकि ऑटोमेटिकली ये वापडा को यूज़ करे और वापडा को छोड़ भी दे। इसके अलावा आपने 16 नंबर की सेटिंग भी देखी है, SNU इन्होंने रखा हुआ है,
यानी कि सोलर और यूटिलिटी यानी कि वापडा या के इलेक्ट्रिक सोलर के साथ मिलकर चार्जिंग करवाते थे। और ये इन्वर्टर फैसलाबाद में लगा हुआ है, तो आज मैं वहीं पे इसकी सेटिंग करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है वो 26 नंबर की है, वो भी इनकी ठीक है क्योंकि बैटरी टाइप इन्होंने सही रखी हुई है। इसके बावजूद भी इनकी बैटरियां खराब हो रही हैं। ये जो रीजन है, मेन रीजन है, वो एम्पेयर्स ज्यादा थे इनके, यानी कि मैक्सिमम एम्पेयर रखे हुए थे 60 एम्पेयर सोलर के थे और 30 एम्पेयर थे वापडा के। दोनों एम्पेयर्स ही बहुत ज्यादा थे, इस वजह से बैटरियां बहुत तेजी से डैमेज हो रही हैं। अब बैटरियों की अगले मंथ में वारंटी पूरी हो जाएगी, तो अब क्या करेंगे, ये जब लेके जाएंगे कुछ अरसा बाद, तकरीबन जब छठा महीना चल पड़ेगा, तो उसके पास जब जाएंगे बैटरी वाले के पास, तो वो इनको ग्रेविटी किसी ना किसी तरीके से पूरी करने की कोशिश करेगा। ग्रेविटी अब मैं एंड पे आपको वो भी चेक करके बताऊंगा कि इनकी बैटरी की ग्रेविटी पूरी हो सकती है या नहीं, और अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है, तो फिर इन्होंने इनके पास कौन सा ऑप्शन रह जाता है कि बैटरी को रिप्लेस करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। इसके अलावा आप यहाँ पर 5 नंबर पे जो है यूएससी का मोड जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेसिकली जो मैंने ये मोड ऑन किया है, इसकी मेन रीजन ये है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर इनकी इक्वलाइजेशन को ऑन करवा दूँ। ये डिसेबल थी पहले ईडीएस, और डब्ल्यूएन पे ये इनेबल हो जाती है। इसको इनेबल करवाने का ये फायदा है कि बैटरी की ग्रेविटी पूरी होती रहती है, और इसमें एक टाइम इंटरवल लगाया जाता है, वोल्टेज की सेटिंग की जाती है। ये जो 29.2 वोल्टेज है, इसको ज़्यादा कभी नहीं करना आपने इससे ज़्यादा इस बैटरी के लिए। लेकिन इनकी बैटरी जो है, इसके साथ इन्होंने प्रॉपर गेज की 25 mm की वायर भी नहीं लगाई, तो इस लिहाज से हम इसको 29.2 से चंद पॉइंट्स बढ़ाएं तो बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना। इसके अलावा 33 और 34 जो है इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने दें। 35 पे जो है इसका ऑटोमेटिक जो इंटरवल होता है डेज़ का, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब इसको मैं ज़्यादा नहीं करूँगा जब तक इसकी मैं प्रॉपरली ग्रेविटी चेक ना कर लूँ। अक्सर लोग इन्वर्टर की फिटिंग में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, यानी कि दोनों साइडों पे जगह बिल्कुल नहीं छोड़ी हुई। ये 2 इंच या 3 इंच छोड़ी हुई है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको कम से कम 6 इंच तक छोड़ना चाहिए, ताकि फ्रेश एयर जो है वो यहाँ से एंटर हो। और ये फ़िल्टर की जालियाँ हैं, ये भी साफ़ करनी होती हैं खोल के, तो फ़िल्टर की सफाई के लिए भी ईज़िली यहाँ पर स्पेस होनी चाहिए। तो अब इनकी ग्रेविटी टेस्ट करते हैं। ग्रेविटी आप देख सकते हैं नियर अबाउट हर सेल की मैंने चेक की है। कुछ की कम है, कुछ की ज़्यादा है, लेकिन पूरी किसी की भी नहीं है। तकरीबन नियर अबाउट ये 1200 ग्रेविटी है, यानी कि 1.200 इसकी ग्रेविटी है। कुछ कहीं की कम है और कुछ की 10 या 20 पॉइंट ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं रखेंगे और कई महीने तक आप ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे, तो फिर बैटरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप सोचेंगे पता नहीं बैटरियाँ बनाने वाली कंपनी गलत है, उसका कसूर है, या फिर आप सोचेंगे इन्वर्टर ख़राब है, या फिर आप सारा कुछ सोचते रहेंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे जिससे फिटिंग करवाई है उससे काम सही करवा लेते, या अगर काम नहीं करवाना आता तो किसी एक्सपर्ट से करवा लेते, तो 5-10 हज़ार बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ग्रेविटी भी इनकी पूरी हो सकती है, और बल्कि इनको जो सोलर पावर कम मिल रही है उसको भी ठीक किया जा सकता है। एक तो उसमें फॉल्ट ये है कि जो इन्होंने टिल्ट एंगल रखा हुआ है सोलर पैनल्स का, वो बहुत कम है, 18 डिग्री रखा हुआ है, यानी कि टोटल गर्मियों के हिसाब से लगी हुई हैं इनकी प्लेटें। और ये फैसलाबाद है, तो फैसलाबाद में इनको जो लैटीट्यूड है उससे थोड़ा सा कम, यानी कि 22 डिग्री तक रखना चाहिए। अगर इससे कम रखना है तो फिर प्रॉब्लम ये होगी, गर्मियों में तो रिजल्ट सही मिलेगा, सर्दियों में नहीं मिलेगा। 22 पे तकरीबन दोनों मौसमों में अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ये बैटरियां भी ख़राब हो रही हैं, ये सारा कुछ इनका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है सारे सामान का। तो यहाँ से मैंने जो काम किया, मुझे भी इन्होंने मजदूरी नहीं दी, तो फिर इनका सारा ये काम जो है रहता था। तो फिर मैंने भी सोचा कि अब जैसा चल रहा है चलते रहने दें, लेकिन फिर भी मैंने इनका बहुत सारा काम भी कर दिया और मशवरे भी दे दिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।